Good morning, class. Today we will discuss a numerical on previous topic. हमने जो कल पढ़ा था उस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्या है, बहुत इजी है, तो एक बार समझ लेना। ए मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ। एक 6 किलो का मास एक रस्सी के द्वारा, रोप के द्वारा क्या हुआ है, हैंग हुआ है। ठीक है, ऑफ 2 मीटर। लेंथ कितनी है उस रोप की, 2 मीटर। फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग से, ये देखिए मैंने फिगर बना दिया है। ठीक है, ये सीलिंग से अटैच है। फिर क्या है, अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिडिल पॉइंट पी। 50 न्यूटन का फोर्स उसके मिडिल पॉइंट पी पर लगाया गया है। ये है इसका मिडिल पॉइंट पी। मिनट, ये है इसका मिडिल पॉइंट पी, और ये कितना एंगल बना रहा है, दैट मेक्स द एंगल थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो, फिर कह रहा है कि ऑफ द रोप, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बना रहा है साम्य अवस्था की कंडीशन में। तो देखिए, साम्य अवस्था की कंडीशन तुमको पता है कब होती है, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड एट द ऑब्जेक्ट। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, साम्य अवस्था में होगा। क्यों, अगर एक भी तरफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो उस तरफ क्या कर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड दैट डायरेक्शन वेयर द फोर्स विल बी मोर। जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो देखिए, एक वायर ये सीलिंग से हैंग हुआ है, तो ये कितना है, 60 न्यूटन। ठीक है, और देखो क्या है कि 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। चूंकि हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में है, तो 50 न्यूटन का ही क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पे देखो, इसमें दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक वर्टिकल, एक वर्टिकल हो जाएगा और एक हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो T1 साइन थीटा। क्यों, कैसे T1, बिकॉज इट फॉर्म्स द, ये T1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, T1, ये हो जाएगा T1 साइन थीटा, और दिस वन इज T1 कॉस थीटा। क्यों, जिसके साथ थीटा होता है। ठीक है, ये सबको पता है ये चीज़। अब क्या करेंगे, तो हमें दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना है। T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। देखो T1 ये इस तरफ, तो 50 न्यूटन का जो फोर्स है ये इस तरफ, कितना है वो, 50 न्यूटन। फिर है, इसको इक्वेशन 1 बनाया फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या हो जाएगा, T1 मैंने बताया, वर्टिकल तो यही होगा क्या, T1 कॉस थीटा। ये देखिए T1 कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो चेक कर लो यहाँ पे, 60 न्यूटन के। इसके हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये इसके बराबर हो जाएगा, T1 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, T1 कॉस थीटा इज इक्वल 60 डिग्री। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं ऑलरेडी। अब दो इक्वेशन आने का क्या यूज़ हो जाएगा, हम लोग इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, फॉर इक्वेशन डिवाइड बाय ऑन इक्वेशन 1 एंड 2 द T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन अपॉन T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा एवरीबॉडी नोज फ्रॉम द क्लास 10th, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 50/60। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। और थीटा, अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। और ये वैल्यू जब आप टेबल में देखोगे, ये पेपर में आएगा तो आपको वैल्यू दी हुई होगी, तो 40 डिग्री क्या है, नियर अबाउट आएगी। उसी तरीके से एक दूसरा न्यूमेरिकल है, देखो फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में क्या करोगे, टेंशन निकालोगे। टेंशन क्या होता है, तनाव, कितना तनाव हो रहा है दोनों रस्सियों में। देखो, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे एक बार, और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे, ये देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ होगा आपको ये। ठीक है, अब इसमें निकालना है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें परेशान मत होना कि कैसे ये फिगर बना है। ये फिगर आपको बुक में आपकी दिया हुआ है। तो T2 साइन थीटा T1, देखो ये T1 है और ये T2 है, ये 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक अपर डायरेक्शन में। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये देखो, इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आ रहे हैं, और ये देखिए ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, T2 साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह 30 है, और इसमें T2 कॉस 60। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दो कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे ना वर्टिकल अपर डायरेक्शन में,
तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दिया T2 इंटू √3/2, cos 60 की 1/2, तो T2 √3 इज इक्वल टू T1, तो T2 इज इक्वल टू 1/√3। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। जब सॉल्व कर लोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4T1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू जब साइन सॉल्व करोगे तो 10√2 इंटू 2√3, और ये 4 क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सब इसको मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द FBD ऑफ द गिवन फिगर। FBD समझ लो क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमने कहा एक मास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, और इसमें F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 एक्ट इन द दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो इस तरफ क्या है, मूवमेंट तो है नहीं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, ये तो सबको पता है। F इज इक्वल टू ma, जस्ट वेट, हाँ, F इज इक्वल टू ma। देखो F क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे, F2 माइनस F1। क्या पुट करोगे, F2 माइनस F1। ही सबको पता है, हम बहुत दिन से बताते चले आ रहे हैं, ठीक है। हमने क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, ठीक। फिर है फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, जो मोशन को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है, चलने नहीं देना चाहता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारे अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है, अगर हम पैदल वॉकिंग कर रहे हैं तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको घर्षण बल बोलते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर गाड़ी भी चलती है तो उस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इन कॉन्टैक्ट विद एक्ट टेंजेंटली। टेंजेंटली मतलब मैंने बताया स्पर्श, जो टच करके जाता है, बीच से नहीं जाता है, ये टेंजेंट यही होता है। जैसे ये है, चल रहे हो आप तो ये इस तरफ स्पर्श करके जाए, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंशियल फोर्स। हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी। देखो स्टैटिक मतलब रुका हुआ घर्षण। अब ये क्या होता है, जब कंप्लीटली क्या होता है, बैलेंस किए रहता है। ये देख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सब पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस है तो ऑटोमेटिक सी बात क्या है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, हाँ, ये क्या होता है, बैलेंस करता है। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक फोर्स है, तो देखो क्या होगा, जैसे ये एक कोई भी बॉडी प्लेस है और ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक है तो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये इसका वेट अगर नीचे की तरफ लग रहा है, इसी को एफ बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोलते हैं। देखो अगर वेट नीचे लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये अपोजिट फोर्स भी लगाएगा। अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट विल कॉल्ड द रिएक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे आर और वेट यानी रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यही है FBD डायग्राम, बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। फिर Fs इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये फाउंड हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये क्या होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता, एंड वेरीज विद नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स के तरीके से ही वेरी करता है। तो Fs बराबर म्यूएस इंटू एन। म्यूएस क्या है, यानी होता तो Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो कि फ्रिक्शन बात कर रहे हैं, कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो म्यूएस आ जाता है, ठीक है। तो म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। फिर देखिए अब क्या है, वी इट्स डिपेंड अपॉन ओनली इन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स क्या है, अगर देखो अगर रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होगा। ये सबको पता है कि टाइल्स पे चलना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू द सिंपल फ्लोर। अगर सिंपल सी फर्श पे चलना है तो इजी है, और टाइल्स पे चलना हमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। उस पर बच्चे आदमी सभी क्या करते हैं, गिर जाते हैं। देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन विथ द बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विद रिमेन स्टेशनरी
गिवन दैट द कोफिशिएंट, देखो ये एक बॉक्स है जो लाइन कर रहा है, रुका हुआ मतलब गिर गया है, और हमें इसमें क्या निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो हमने तुमको अभी बताया कि अगर बॉक्स है और स्टैटिक कंडीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे इसका वेट नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स नॉर्मल जिसको बोलते हैं वो जस्ट नॉर्मल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ एस बराबर सिंपल सा फार्मूला म्यू एस इंटू एन अभी अभी पढ़ के आए हैं, और एन एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, एन के, तो एन बराबर एम जी हो जाएगा, और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.15। तो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एम जी, एफ एस क्या हो जाएगा, एम ए, एफ बराबर मतलब एम ए होता है सेकेंड लॉ से, म्यू एस इंटू एम जी, तो देखो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सिंपल, ओनली फार्मूले पे ही है, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन पर। ठीक है, फिर एम से एम क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो ए बराबर हो गया म्यू एस इंटू जी, तो म्यू एस की वैल्यू पुट कर दो 0.15 इंटू जी की वैल्यू 10, आसानी से 9.8 न रख के हम लोग 10 भी इसको एज्यूम कर सकते हैं। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द योर रिक्वायर्ड आंसर, डायरेक्ट फार्मूले पे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉलिंग सिस्टम इन अ फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रॉली क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये इस तरीके से, ये समझ लो इस चीज़ को, ये समझो ऐसे ये रोप के थ्रू क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ एक बॉक्स लटका हुआ है, तो अब बताना है कि ये फोर्स किस तरफ एक्सर्ट हो रहा है, ट्रॉली किस तरफ मूव कर जाएगी। तो कैसे बताएंगे, हमें इसका एफ बना लेना है। वो कैसे बनाओगे, ये देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है तो 20 kg हो गया, ये 20 kg का है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 kg नीचे की तरफ हैंग हुआ है और इसका वेट, अब टेंशन देखो किसी भी स्ट्रिंग से, अगर ये स्ट्रिंग है, सपोज कर लो ये स्ट्रिंग है, इससे कोई भी चीज़ हैंग करोगे कोई बॉक्स, तो टेंशन किस तरफ लगता है, हमेशा अपोजिट, मतलब तनाव बल हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो हमने इसका बना लिया है पी टी। अब क्या होगा, एफ बराबर एम ए, चूँकि ये ट्रॉली मूव कर रही है, देखो फोर्स भी लग रहा है, तो एफ बराबर एम ए ही आएगा। तो एफ मतलब फोर्स, टेंशन माइनस काइनेटिक फोर्स, देखिए ये टेंशन फोर्स और ये बीच में उसके क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा है। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सर फार्मूले पे ही सवाल है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन ये कहाँ से आया पता है, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने भी बताया, ये देखो ये बॉडी है, ठीक, और इसका वेट है 20 kg। ठीक है, तो नॉर्मल क्या लगेगा, जस्ट अपोजिट लगेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, एम जी मतलब 20 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 200, यही तो रखा हुआ है 200, ये देखिए। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 200 न्यूटन। तो अब देखो T-8 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, T-8 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, जो वैल्यू आई है एफ के की, ये पुट किया है 8 यहाँ पर, 20 इंटू ए। इसी तरीके से इस वाले बॉक्स में देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका भी एम जी क्या 3 किलो का है, तो एम जी हो जाएगा 30, ये वाला बॉक्स एम जी क्या हो जाएगा 30, और टेंशन ऊपर की तरफ है, ये देखिए एम जी, वेट तो किसी भी चीज़ का पूरे ऑल ओवर वर्ड में वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स ऊपर है, तो ये 3 गुणे 10 30 हो जाएगा, और टेंशन फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यही वैल्यू उठा करके पुट कर दिया है, तो 30 माइनस टी बराबर 3 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।